हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में और यहाँ से आपको लगभग हर एक प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक मानी जाती है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि ये जो सभ्यता दोस्तों मिस्र के और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यता से पहले की यानी उसके समकालीन सभ्यता मानी जाती है। यानी ऐसे कहें कि सिंधु सभ्यता उनसे भी पहले यानी एकदम प्राचीन सभ्यता में से एक थी। ठीक है, इससे पहले दोस्तों जब सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले जो आर्यों का जो वैदिक सभ्यता दोस्तों यानी वैदिक काल था, उसी को सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद में जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई दोस्तों, तो इसलिए सिंधु सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई। हालांकि इसके जो टाइम पीरियड की बात है दोस्तों, वह मतलब मतभेद है उसमें, कई विद्वानों के कई राय हैं दोस्तों। इसमें जो एक विद्वान है दोस्तों आलचीन आलचीन के अनुसार दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों, उनके अनुसार जो इनका समय का था वह था 2150 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का ये समय काल था दोस्तों। ऐसा माना जाता है सिंधु सभ्यता। ये किसके अनुसार दोस्तों? आलचीन के अनुसार। वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है दोस्तों, तो ये मतभेद का विषय है दोस्तों और इससे आपको क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों कि यह सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा इसका नाम। देखिए, देखा गया कि जब इसकी खुदाई स्टार्ट हुई दोस्तों, खुदाई स्टार्ट हुई और खुदाई स्टार्ट कराने का काम किसने किया दोस्तों? उस समय जो अंग्रेज का शासन था दोस्तों, जब ये इसकी खुदाई स्टार्ट हुई, इसकी खुदाई लगभग 1921 में स्टार्ट हुई दोस्तों। और उस समय जो अंग्रेज का जो शासन था, उसका एक पुरातत्व संरक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे उस समय, पुरातत्व संरक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे वो थे जॉन मार्शल। यानी कहा जाए तो जॉन मार्शल के देख रेख में ही क्या हुई थी, इसकी खुदाई हुई थी। जॉन मार्शल के देख रेख में इसकी खुदाई हुई थी। ठीक है, उसका दोस्तों और चीज़ें हम बात करें दोस्तों, तो जो सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए, सिंधु सभ्यता इसका नाम पड़ने के कारण ये हो गया दोस्तों, जब इसकी खुदाई हो रही थी तो खुदाई के समय जो भी नगर मिल रहे थे दोस्तों, जो भी इलाके मिल रहे थे दोस्तों, वह कहाँ मिल रहे थे? किसी न किसी नदी के किनारे ही मिल रहे थे। और उन नदियों का जो कनेक्शन दोस्तों कहीं ना कहीं सिंधु नदी से थी। यानी जो भी अगर हम कहें कि जैसे मान लीजिए सिंधु की जो सहायक नदियाँ दोस्तों रावी, चेनाब, सतलज, ब्यास, तो ये जो सिंधु की सहायक नदियाँ दोस्तों, ठीक है, ये इन्हीं के किनारे कहीं ना कहीं इन सभ्यताओं की खोज हुई दोस्तों। और यह कहीं ना कहीं जाकर के सिंधु नदी में जाकर क्या होते हैं, आपस में मिल जाते थे। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ठीक है, अगर देखिए किसी भी देखिए प्राचीन काल में क्या था दोस्तों, क्योंकि जो हम लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। व्यापार करने के लिए तो एयरपोर्ट वगैरह तो थे नहीं, हवाई जहाज तो थे नहीं, तो जो भी व्यापार होते थे दोस्तों कहीं ना कहीं नदी के माध्यम से ही होते थे, मतलब ऐसे कहें नाव के माध्यम से ही होते थे। ठीक है, तो इसलिए जो भी नगरें बसाए गए थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे ही होती थी। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, यानी सिंधु सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो भी अवशेष मिले हैं, जो भी नगरों के अवशेष, वो कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही मिले हैं। और मान लीजिए सिंधु नदी के किनारे नहीं मिले हैं, फिर भी उन नदियों का जो कनेक्शन था दोस्तों कहाँ था? सिंधु नदी के था। ठीक है, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब हड़प्पा क्यों कहा जाता है दोस्तों? देखिए, हड़प्पा सभ्यता कहने का तात्पर्य हो गया दोस्तों कि जब सबसे पहले खुदाई स्टार्ट हुई तो वो हड़प्पा से हुई, और जो इसके अवशेष मिले दोस्तों वह हड़प्पा से मिले, और ये हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता ही नाम दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता उसी को कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता इसी को कहते हैं। और यह है कांस्य युगीन सभ्यता दोस्तों। देखिए, जो आद्य ऐतिहासिक काल है दोस्तों, उसी में आपका सिंधु सभ्यता आता है। और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी इसमें कांस्य का प्रयोग देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखने होंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों कि जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई दोस्तों, ठीक है, उस समय जो आपको पता है जो
तात्विक थे दोस्तों, महानिदेशक थे दोस्तों पुरातत्व विभाग के, वह थे जॉन मार्शल। इन्होंने चूंकि मान लीजिए अधिकारी थे तो खुद तो खुदाई करेंगे नहीं, तो इन्होंने दयाराम साहनी को, ठीक है, दयाराम साहनी को क्या किया, सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, कुछ और चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं। जो सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जो जानकारी दी थी दोस्तों चार्ल्स मैसन ने किया था। सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, क्वेश्चन याद रखिएगा, चार्ल्स मैसन। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, चार्ल्स मैसन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जानकारी दी थी सिंधु सभ्यता की, चार्ल्स मैसन, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करें इसका जो प्रसार था दोस्तों, इसका जो विस्तार था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक त्रिभुजाकार आकृति बनाता था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाता था त्रिभुजाकार आकृति। अगर बात करें तो इस मतलब एक प्रॉपर त्रिभुजकार नहीं था, लेकिन अब मान लीजिए जैसे आप देखिए यहाँ पर जो मिला था दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखें आप तो सबसे पहले देखिए क्या था, ये 4 भाग था। जैसे मान लीजिए ये आपका ईस्ट वेस्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये आपका वेस्ट, और यहाँ पर आपका था ईस्ट, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया नॉर्थ, और ये आपका हो गया साउथ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर सबसे वेस्ट की अगर बात करें, सबसे जो पश्चिमी भाग था वह था सुतका गेंडोर। क्या था, सुतका गेंडोर। सबसे पश्चिमी भाग क्या था, याद रखिएगा, सिंधु घाट सभ्यता की जो सबसे पश्चिमी भाग था वह था सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ठीक है। सबसे पश्चिमी भाग इसका हो जाएगा आपका सुतका गेंडोर। अब देखिए यहाँ पर याद रखेंगे आप, ऐसे ही हम बोल रहे हैं ना, ठीक है, यस याद रखिएगा, सुतका गेंडोर, ठीक है। सबसे पश्चिमी भाग क्या हो गया, सुतका गेंडोर, ठीक है। अब ये किस नदी के किनारे था दोस्तों, तो यह था दोस्तों आपके दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। देखिए सबसे पश्चिमी भाग किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे, तो ये हो गया एस डी। क्या हो गया, एस डी, मतलब सुतका गेंडोर किस नदी किनारे, दास नदी किनारे, ठीक है। सबसे पश्चिमी भाग WSD, क्या हो गया भाई, WSD। देखिए सबसे WSD हो गया, यानी सबसे सिंधु घाट सभ्यता की सबसे पश्चिमी भाग क्या हो गया, WSD, मतलब W से हो गया वेस्ट, और आपका यस से हो गया सुतका गेंडोर, और डी से क्या हो गया, दास के। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाट सभ्यता की वह स्थान, सबसे पश्चिमी स्थान किस नदी के किनारे था, तो दास्क नदी के किनारे हो गया, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ में। तो नॉर्थ में क्या था दोस्तों, नॉर्थ में था आपका जो स्थान था नॉर्थ में वो था आपका मांदा। क्या था, मांदा। और ये कहाँ था दोस्तों, जम्मू कश्मीर। कहाँ था दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। मांदा कहाँ था, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये आपका पता है क्या, ये कहाँ था दोस्तों, आपका पाकिस्तान में था। कहाँ था, पाकिस्तान में। मांदा आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये किस नदी के किनारे था, इसको भी आप याद रखेंगे। मांदा जो था दोस्तों यह था एक सेकेंड, मांदा ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। और मांदा जो था किस नदी के किनारे था दोस्तों, तो यह था चेनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे, ठीक है, चेनाब नदी के किनारे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करें जो ईस्ट में था, ईस्ट मतलब पूर्वी। यह देखिए प्रॉपर जैसे मान लीजिए त्रिभुजकार नहीं था, कुछ इस तरह से था दोस्तों, मतलब थोड़ा मतलब इस लाइन पे नहीं मिलता, मतलब इसको त्रिभुजकार आकृति आप मान सकते हैं, ठीक है, और माना भी जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका जो था सबसे जो पूर्वी भाग था दोस्तों, ठीक है, वो था आलमगीरपुर। क्या था, आलमगीरपुर। तो सबसे पूर्वी भाग क्या हो गया भाई, आलमगीरपुर। और किस नदी किनारे, तो ये जो नदी है दोस्तों ये था आपका हिंडन नदी किनारे। किस नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, तो अलमारी में क्या करते हैं हम लोग, हिंडन मतलब छुपा देते हैं। तो आलमगीरपुर किस नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे। ये देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, आपका जो आपका था सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर, एक किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, एच डी से याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो मांदा था एक किस नदी किनारे, चेनाब नदी के किनारे, ओके। अब बात करते हैं इसका जो सबसे दक्षिणी भाग था वह कौन था। तो सबसे दक्षिणी भाग अगर याद करें तो देखिए ये था आपका दाइमाबाद। कौन सा बाद, दाइमाबाद,
ठीक है, दाइमाबाद। और एक किस नदी किनार था? तो जो दाइमाबाद था दोस्तों, यह था आपका प्रवर नदी, या इसको अगर प्रवर ना मिले तो इसको आप गोदावरी नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रवर नदी या गोदावरी नदी, ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिएगा, गोदावरी नदी। तो दाइमाबाद इस नदी के किनारे था। तो ये हो गया दोस्तों, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सिंधु घाट सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग बताइए, किस नदी किनारे, ये बताइए। याद रखिएगा, सबसे पश्चिमी भाग किस नदी किनारे? दास्क नदी किनारे। और कौन था? सुतका गेंडोर था। सबसे उत्तरी भाग किस बात के किनारे? तो किस नदी किनारे? चेनाब नदी किनारे। और कहाँ पर? मांदा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद आपका दोस्तों, हाँ, आलमगीर, फिर आपको कहा आलमगीरपुर जो दोस्तों, यह हिंडन नदी किनारे है और कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, दाइमाबाद आपका कहाँ पर है? दाइमाबाद आपका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ जाएगा? गुजरात में आपका हो जाएगा दाइमाबाद। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। सबसे पहले जानकारी किसने दी थी भाई? चार्ल्स मैसन ने दिया था इसके सबसे पहले जानकारी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इस पे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाट सभ्यता को आप इसकी विशेषताएं की अगर बात करें आप सिंधु घाट सभ्यता की, तो सबसे पहले कहा जाता है कि यह एक नगरी सभ्यता थी। ठीक है, कैसी थी? नगरी सभ्यता थी। अब नगरी सभ्यता का मतलब क्या है भाई? देखिए, आप देखे होंगे, आज भी आप देखें तो गाँवों की तुलना में नगरों में कुछ अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ के लोग कुछ जागरूक होते हैं दोस्तों गाँव की तुलना में। ठीक है, वहाँ पर आप देखेंगे तो हर गली में जाने के लिए कम से कम उचित स्थान तो होता है, लेकिन अगर गांव में देखें आप तो गांव के रास्ते बहुत ही बेकार होते हैं, पतली सी गली होती है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है शहरी और गांव के मामले में। ठीक है, तो वहाँ की व्यवस्थाएं अगर देखें दोस्तों तो उसके आधार पे कहा गया कि यह नगरी सभ्यता थी। ठीक है, अब कैसे कहा गया? तो देखिए, जो पहली बात देखा जाए तो अगर गांव में आप देखेंगे, जहां तक आप देखें तो गांव में आप देख सकते हैं कि जो सड़क होते हैं वो किसी तरह से हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन नगर में एक विशेष तरह से सड़क बनाए जाते हैं। तो अगर सिंधु घाट सभ्यता की बात हम देखें तो वहां पर देखा गया कि जो नगर होते हैं दोस्तों, यानी उनके जो सड़कें होते थे एक दूसरे को सीधा समकोण पे काटते थे। किस पे काटते थे? समकोण पे काटते थे। तो पहली खासियत ये हो गई, उनके नगरी होने का प्रमाण ये हो गया। दूसरी उनकी प्रमाण क्या है दोस्तों, कि जो क्या थे, जो यहाँ पर रास्ते थे जो घर बने होते दोस्तों। ठीक है, तो घर जो बने होते हैं वो सीधे उनका जो गेट होता दोस्तों, ठीक है, वह रास्ते पर नहीं खुलता था। आप गांव में देखिए भाई, गांव में आप सीधे, कुछ लोग का घर ऐसा होता सीधे वो रोड पे उतरता है, लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको साइड से निकलने का रास्ता था। साइड से एक गेट बना दिया गया था, यानी रोड पर वो नहीं खुलता था, साइड पे, किनारे पे खुलता था, ताकि कहीं पर किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। कहीं ना कहीं ये सोचकर ऐसे बनाया गया था। लेकिन एक स्थान ऐसा था दोस्तों, लोथल। अब लोथल जो था दोस्तों, उसके जो क्या थे, घर थे, वह वो कहाँ खुलते थे? वो सीधे सड़क पर खुलते थे। अब इसका एक रीजन भी दिया जाता है, क्योंकि लोथल जो था दोस्तों वो वहाँ पर एक बंदरगाह था दोस्तों। अब वहाँ पर क्या थे, चूंकि उस समय बैलगाड़ी चलते होंगे दोस्तों सामान ले जाने के लिए, तो बैलगाड़ी को इस गली में उतारने के लिए क्या होता था, उतना सुविधा नहीं होता था। इसलिए कहा गया, सोचा गया होगा कि जो यहाँ पर सीधे इनके गेट कहाँ खुलते हैं? सड़क पे खुलते, ताकि सामान जो भी हो आसानी से घर तक पहुँच जाए। तो कहीं ना कहीं ये सोच करके कहा गया। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, एक कौन सी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। ठीक है, अब नगरी होने का साक्ष्य मिल गया। इसकी और एक और साक्ष्य क्या है दोस्तों? साक्ष्य एक, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो गांव की बात करें तो गांव में क्या आपने देखा होगा, तो गांव में आपने ये देखा होगा कि जो मतलब नाले होते हैं वो किसी तरह से बना दिए जाते हैं। लेकिन वहाँ देखा गया कि अगर ये सड़क है दोस्तों, जो वर्तमान आप पे सड़क जा रहा है, तो इसके इस साइड भी क्या एक नाला था दोस्तों, है ना, अंडरग्राउंड नाला। ठीक है, अंडरग्राउंड नाला था, और इस साइड यानी सड़क के दोनों तरफ क्या थे दोस्तों? अंडरग्राउंड नाले थे, और बीच में क्या था? सड़क था। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपने शहर में देखा होगा दोस्तों कि इस तरह की चीजें बनाए जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि ये, और देखिए एक खास बात है कि ये अंडरग्राउंड थे दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर मतलब एक शहरी सभ्यता के बारे में ये सब देते हैं, निर्देश देते हैं। ठीक है, और सारे निर्देश यहाँ पर दोस्तों पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। देखिए, आप देखे होंगे कि किसी भी शहर में आप पक्की ईंटों का, गांव में आप देखे होंगे तो गांव में कच्चे ईंटों से भी घर बना दिए जाते थे, लेकिन वह नगरी सभ्यता था, इसलिए वहाँ पर पके हुए ईंटों का प्रयोग भी देखने को मिला था। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि वो क्या था? एक नगरी सभ्यता था। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, और इसके जो भी और एक चीज़ और सब इसमें है कि कहीं ना कहीं दोस्तों जो इनके शहर बसाए गए थे वो चारों तरफ से एक बड़े दुर्ग से जैसे मान लीजिए शहर है तो यहाँ के जो दुर्ग थे दोस्तों वह जो भी नगर थे दोस्तों चारों तरफ से दुर्ग से क्या हुए थे, घिरे हुए थे। ठीक है, चारों तरफ से दुर्ग से क्या हुए थे, घिरे गए थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि यहाँ पर एक ऐसा शहर नगर भी था दोस्तों जिसको लोथल, कौन था, सॉरी चनहूदड़ो, कौन था, चनहूदड़ो। जो चनहूदड़ो था दोस्तों यह क्या था, यह एकमात्र ऐसा नगर था दोस्तों जो चारों तरफ से दुर्ग से नहीं घिरा, यानी जिसका दुर्गीकरण नहीं किया गया था। अब इसके लिए क्यों जरूर, इससे क्या आपको मिलता है दोस्तों, सीख क्या मिलता है, कोई दुर्ग क्यों बनाता है दोस्तों। अगर आप अपने घर के बाउंड्री करवाते हैं दोस्तों घर के चारों तरफ, तो इसका आपका एक ही अभिप्राय होगा कि हम उस अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए। तो यह दुर्ग बनाने का इनका मतलब क्या था कि यह बाहरी आक्रमण से यानी अन्य लोगों के आक्रमण से क्या करना, सुरक्षित रखना। ठीक है, तो उस समय भी कहीं ना कहीं आक्रमण का क्या था दोस्तों, भय था, इसलिए सभी नगरों को दुर्गीकरण किया गया था बढ़िया से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे समझ पाएंगे। तो एकमात्र ऐसा शहर था जो चनहूदड़ो, यह दुर्गीकरण नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद एक इसकी और विशेषता थी दोस्तों, यह कई वर्गों में क्या था, बटा हुआ था। कहने का अर्थ दोस्तों कि जो उच्च वर्ग के लोग थे दोस्तों उनके लिए जो मकान बने थे वो ऊपर बने थे, जो जबकि निम्न वर्ग के लिए मकान क्या बने थे, नीचे। तो ये कुछ कुछ उसकी विशेषताएं हैं दोस्तों जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर देखें दोस्तों तो ये आपकी इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। अब हम आते हैं दोस्तों अपने कुछ टॉपिक की तरफ, देखते हैं जो आपके स्थान मिले हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए याद, सबसे पहले चलते हैं हड़प्पा। हड़प्पा देखिए, आपको पता है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता ही है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले जो अवशेष मिले थे वो हड़प्पा से ही मिले थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो सबसे पहले अवशेष कहाँ से मिले भाई, हड़प्पा से मिले। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब बात करते दोस्तों कि जो पहले याद रखिएगा कि सबसे सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल क्या था, हड़प्पा था। इसको भी याद रखेंगे, ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इसकी जो खोज हुई थी कब हुई थी, 1921 में। और किसने किया था दोस्तों, दयाराम साहनी ने। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था इसकी खोज। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। और सबसे पहली बात कि हड़प्पा तो दोस्तों किस नदी के किनारे था, तो याद रखिएगा हड़प्पा जो था दोस्तों रावी नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे, रावी। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो हड़प्पा से मिले अवशेष हैं उसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या अवशेष मिले थे दोस्तों। अगर बात करें अवशेष की तो जो हड़प्पा से मिले हुए अवशेष हैं वो क्या क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मिला था दोस्तों कुम्हार का चाक। ठीक है, कुम्हार की चाक मिली थी दोस्तों यहाँ पर, यानी यहाँ पर कुम्हार के कुछ अवशेष आपको देखने को मिले थे। ठीक है, और यहीं पर हड़प्पा में क्या देखे गए थे, श्रमिक आवास। अब श्रमिक आवास का मतलब क्या भाई, देखिए आपको पता है उस समय भी कई वर्गों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। तो श्रमिक आवास कहाँ से देखने को मिले, हड़प्पा से देखने को मिले। ठीक है, यानी ऐसे कहें कि जो श्रमिक लोग थे वो कहाँ रहते थे, हड़प्पा में ही रहते थे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें अन्नागार, ठीक है, अन्नागार, तो देखिए अन्नागार में कंफ्यूज मत होइएगा। अन्नागार जो है ये कहाँ से मिला था, यह हड़प्पा से भी मिला था और यह मोहनजोदाड़ो से भी मिला था। मोहनजोदाड़ो से भी मिला था। अब जो अन्नागार हड़प्पा से मिला था वह छोटा था किसके तुलना में, मोहनजोदाड़ो की तुलना में। ठीक है, तो हड़प्पा से भी मिला था अन्नागार और आपका मोहनजोदाड़ो से मिला था। तो आपसे क्वेश्चन करेगा बताइए कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला था, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो इसको भी आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद यहाँ से और कुछ चीज़ें मिली थी, जैसे ओखली मिला था। क्या मिला था, ओखली भी कहाँ से मिली थी भाई, ओखली भी मिली थी आपके हड़प्पा से मिला था। कहाँ से मिला था, हड़प्पा से। यहीं से दोस्तों कब्रिस्तान, ठीक है, यहीं से दोस्तों क्या मिले थे, कब्रिस्तान भी मिले थे। क्या मिले थे,
कब्रिस्तान में थे। और याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन ही बनता है कि सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान था वो कौन था। तो देखिए वहाँ पर जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान था RH 37 था। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे बड़ा कब्रिस्तान, सबसे पहला क्वेश्चन कब्रिस्तान कहाँ से मिले थे, तो हड़प्पा से मिले थे। सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन था, तो RH 37 था। क्या था, RH 37। ठीक है, ये वर्तमान में इससे कोई ताल्लुक नहीं है दोस्तों। ये तो कुछ ऐसे लिपियाँ थी दोस्तों जो वर्तमान लिपि से क्या करती है, मैच करती हैं। इसलिए ये, अब उसका मतलब वहाँ क्या था दोस्तों, इस एग्जैक्टली इसको कोई नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि जो भी लिपि वहाँ मिली है दोस्तों उसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि यह वर्तमान लिपि से क्या करता है, मैच करता है, इसलिए हमने इसको किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से क्या मिला था, हाथी के खोपड़ी का साक्ष्य। क्या मिला था, हाथी के खोपड़ी का साक्ष्य भी कहाँ से मिला था, हड़प्पा से मिला था। ठीक है, हाथी के खोपड़ी का साक्ष्य मिलता। उसके बाद इसमें एक सींग वाला जानवर भी मिला था। क्या मिला था, एक सींग वाले जानवर का साक्ष्य भी मिला था। कहाँ से मिला था भाई, एक सींग वाले जानवर का साक्ष्य मिला था हड़प्पा से। तो इस सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे। हड़प्पा के बारे में इतने चीज़ आपको याद रखने हैं, तो इस यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी किनारे, तो रावी नदी किनारे। खोज कब हुआ, 1921 में हुआ। किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। जो अवशेष क्या क्या मिले, तो यहाँ पर श्रमिक आवास मिले थे, यहाँ कुम्हार का चाक मिला था, यहाँ पर आपके देखें तो अन्नागार मिला था, यहाँ पर ओखली मिला था, यहाँ पर आप देखें तो देखिए अन्नागार मोहनजोदारो में मिला था, लेकिन वह बड़ा था किससे, हड़प्पा से। यहाँ पर कब्रिस्तान में था, सबसे बड़ा कब्रिस्तान क्या था, RH 37 था। हाथी के खोपड़ी का भी साक्ष्य मिला था, एक सींग वाले जानवर भी मिले थे। तो ये थे दोस्तों हड़प्पा के बारे में उचित जानकारियां जो आपको याद होने चाहिए, और यहीं से क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखते हैं मोहनजोदारो। अगर मोहनजोदारो की बात करें दोस्तों, तो इस पर आपको एक मूवी भी मिली है, बनी गई है, जिसमें ऋतिक रोशन जी ने रोल किया था दोस्तों। ठीक है, अब मोहनजोदारो की आप बात करिए तो इसमें क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले मोहनजोदारो की, इसकी खोज 1 साल बाद हो गया, यानी 1921 में। किसका, हड़प्पा का हुआ। मोहनजोदारो का हो गया 1922 में। कब हो गया भाई, 1922 में हो गया इसका खोज। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इसमें मोहनजोदारो का मतलब अगर देखें तो ये क्या है, तो मोहनजोदारो का जो अर्थ होगा दोस्तों, यहाँ पर मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है, मृतकों का टीला, ये अर्थ होता है मोहनजोदारो का। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर मृतकों का बहुत बड़ा ढेर मिल गया था। इससे जैसे कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर अगर हड़प्पा में देखें तो जो भी मृतक मिले थे दोस्तों, उनके अवशेष जो मिले थे वह सीधे साधे थे, यानी सुरक्षित थे, यानी उसमें कहीं भी टूटी फूटी नहीं थी, और वह एक सीरियल वाइज रखे गए थे। लेकिन जो अगर बात करें इसमें मोहनजोदारो की, ठीक है, तो इसमें जो मृतकों का टीला मिला था, एक ढेर मिला था, यानी ऊपर नीचे आप देखेंगे तो मृतकों का अवशेष मिला था, हड्डियां मिली थी। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हुआ कि इससे अंदाजा लगाया था कि मोहनजोदारो में क्या हुआ था, कहीं ना कहीं युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, युद्ध, जिससे लोगों के सिर कट गए थे, कुछ अन्य चीजें कट गए थे, जिसके साक्ष्य वहां पर, मतलब इसलिए उनकी अस्थियां क्या होती, बिखरी पड़ी मिली थी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करें तो याद रखिए मोहनजोदारो खोज कितना हो गया, 1922 में। इसको इसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला है। अब इसकी खोज किसने की थी भाई, इसकी खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने। अब इसको याद कैसे रखेंगे भाई, तो याद रखने का ट्रिक क्या है दोस्तों, कि मोहनजोदारो, अब देखिए मोहन नाम का एक बंदा है दोस्तों, उसको कोई दास बनाकर क्या कर दिया है, रखा हुआ है, यानी राखल दास, यानी दास बनाकर रखा हुआ है। तो वह मोहन क्या है ना, उसका हाथ जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिए मोहनजोदारो किसने खोज की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं मोहनजोदारो से क्या क्या चीज़ें मिले थे। ठीक है, और देखिए सबसे पहली बात, मोहनजोदारो है कहाँ पर, तो जो मोहनजोदारो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का जो लकराना जिला है, कौन जिला है, लकराना जिला, वहाँ पर है मोहनजोदारो। ठीक है, याद रखिएगा ये पाकिस्तान का है। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिले थे, इसमें आपको देखने को मिले थे क्या, अच्छा एक चीज़ और, यह किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा यह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी किनारे है आपका मोहनजोदारो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। अब देखिए अगर अगली बात करें दोस्तों,
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं इसको हम देखते हैं। तो देखिए पहले में क्या देखा गया था आपको, जो हड़प्पा में था दोस्तों, ठीक है, हड़प्पा में जो श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले थे। अब इसमें क्या था दोस्तों, इसमें पुरोहित आवास का साक्ष्य मिला था। क्या था? पुरोहित आवास का साक्ष्य, ठीक है। पुरोहित का मतलब जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो कुछ क्रियाकर्म कराते हैं दोस्तों, उसका बोलते हैं पुरोहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरोहित, ठीक है। इसमें भाई पुरोहित जी हैं जो, अब इसमें पुरोहित जी क्या करते हैं? स्नान करते हैं, ठीक है, स्नान करते हैं, सुबह सुबह क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो जो स्नानागार का साक्ष्य मिला वो भी कहाँ से मिला है भाई? मोहनजोदाड़ो से मिला है। अब स्नान करके क्या करते हैं? अन्न ग्रहण करते हैं। तो अन्नागार का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है भाई? अन्नागार का साक्ष्य मिला है मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक है। उसके बाद फिर एक कुएं का जल पीते हैं। कहाँ पीते हैं? कुएं का जल। तो कुएं का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? वहीं से मिला है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। उसके बाद चूंकि आपको पता है पुरोहित जी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, यानी सूती कपड़े पहनते हैं, तो सूती वस्त्र का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है भाई? सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो मिला है मोहनजोदाड़ो से। अब देखिए सूती वस्त्र, सूती किससे बनता है? कपास से। किससे बनता है? कपास से। यानी जो कपास का साक्ष्य भी कहाँ से मिल गया भाई? मोहनजोदाड़ो से मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब सूती वस्त्र पहन लिए दोस्तों। देखिए पुरोहित जी हैं, स्नान किए, खाना खाए, अन्न ग्रहण किए, फिर कुएं का जल पिए और सूती वस्त्र पहने, और फिर चौड़ी सड़क पर, यानी चौड़ी सड़क का भी साक्ष्य कहाँ से मिला भाई? वहीं से मिला है, चौड़ी सड़क। और चौड़ी सड़क पर क्या हो गया भाई? चौड़ी सड़क पर यह चल दिए कहाँ? पशुपति, यानी पशुपति का मतलब क्या? शिव भगवान की पूजा करने, ठीक है। तो शिव भगवान की पूजा करने कर चल गए, और वहाँ पर क्या मिला? वहाँ पर करने लगे सभा। क्या करने लगे? सभा। यानी सभागार का भी साक्ष्य कहाँ से मिला भाई? सभागार का साक्ष्य भी मिला कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से मिला, ठीक है। अब वहाँ पर सभा हुआ तो उसमें जो नर्तकी थी, कुछ लोग नाचने लगी, यानी जो नर्तकी का साक्ष्य भी कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला, ठीक है। उसके बाद जो तांबे का ढेर भी कहाँ? तांबे का ढेर। अब देखिए जब क्या हुआ, जब नर्तकी नाचने लगी तो तांबे के सिक्के चले थे, तो तांबे के सिक्के का क्या लग गया? ढेर लग गया। तो तांबे का ढेर भी कहाँ से मिला भाई? वहीं से मिला। और सबसे बड़ा जो अन्नागार है, मतलब जो अन्नागार है क्या, सबसे बड़ा वहीं से मिला। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखने किसके बारे में? मोहनजोदाड़ो के बारे में। क्या क्या याद रखने हैं भाई? सबसे पहले क्या याद रखेंगे आप? मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। फिर सिंधु नदी किनारे हो गया। फिर सबसे इसकी खोज कब हुई? 1922 में। किसने किया भाई? राखल दास बनर्जी ने, ठीक है। और ये कहाँ पर है? लकराना है, लकराना में, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो क्या क्या साक्ष्य मिले? पुरोहित आवास मिल गया दोस्तों, ठीक है, पुरोहित आवास मिल गया। स्नानागार का साक्ष्य मिला दोस्तों, अन्नागार का साक्ष्य मिला, कुएं का साक्ष्य मिल गया, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले, कपास के साक्ष्य मिल गए, मतलब सूती वस्त्र मतलब कपास का साक्ष्य मिल गया, नर्तकी का साक्ष्य मिल गया, चौड़ी सड़क के साक्ष्य मिले, पशुपति जीव का साक्ष्य मिला, तांबे की ढेर मिली, और सभागार के जो साक्ष्य मिले दोस्तों वो भी कहाँ से मिले? वहीं से मिले। सभागार का मतलब जिसमें क्या किया जाता है? सभा किया जाता है, उसको बोलते हैं सभागार कहते हैं। अब बात करते हैं चनहुदरों की। अगर चनहुदरों की अब बात करेंगे दोस्तों तो चनहुदरों में क्या क्या चीज़ें आपको मिली? सबसे पहली बात, चनहुदरों की खोज किसने की भाई? तो इसने, इनकी जो खोज की दोस्तों वह किए गोपाल मजमूदार। कौन किए? गोपाल मजमूदार। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे भाई? अब चनहुदरों से याद रखिए चुनरिया। क्या रखेंगे? चनहुदरों मतलब चुनरिया। अब भाई गाना है ना तेरी चुनरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मजनू लोग होते हैं क्या गाते हैं अक्सर गाना? तेरी चुनरिया, यानी चनहुदरों तेरी चुनरिया दिल ले गई। तो इस तरह के गाना क्या करते हैं? गाते हैं। तो कौन गाते हैं? जो मजनू लोग होते हैं, यानी मजमूदार, ठीक है। क्या हो जाएगा? खोज किसने किया? मजमूदार। किसने किया भाई? मजमूदार। ये किसने खोज किया? गोपाल मजमूदार। याद रखेंगे इसको। ये भी किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जो साधु बाबा लोग आते हैं, कौन बाबा? साधु बाबा। ये साधु बाबा क्या करते हैं भाई? चुनरी जो होती है वो क्या मांगते हैं? कहते हैं बाबा मतलब हमको चुनरी दे दीजिए, माता रानी के लिए चुनरी दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें कौन करते हैं? साधु बाबा लोग करते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे है चनहुदरों, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से साक्ष्य मिले यहाँ पर। तो साक्ष्य की अगर बात करें तो
देखिए भाई, अब शुरू में आ गया क्या, चुनरी। और चुनरी किस कैसा है, चुनरी कौन पहनते हैं, और पहनती हैं। और औरत ज़्यादा क्या करती हैं, श्रृंगार वगैरह करती हैं। तो जो सौंदर्य प्रसाधन के सामान मिले दोस्तों, ये कहाँ से मिले, सौंदर्य प्रसाधन के जो सामान मिले, ये कहाँ से मिले, चनहूदरों से मिले। कहाँ से मिले, चनहूदरों से। अब देखिए सौंदर्य प्रसाधन में क्या क्या हो सकते हैं भाई, आपके जो भी कंघी का साक्ष्य मिला, काजल के साक्ष्य मिले, है ना। तो और मतलब आभूषण के साक्ष्य मिले, यानी किसी भी मतलब जो भी प्रसाधन, शीशे का साक्ष्य मिला, तो बहुत सारे साक्ष्य मिले कहाँ से, सिंधु सभ्यता से, ठीक है। और अगर बात करें तो मनका, मनका का मतलब मिट्टी का बर्तन, क्या, मिट्टी का बर्तन। तो मनका का साक्ष्य भी कहाँ से मिला, वहीं से मिला। गुड़िया, अब देखिए जो लड़कियां लोग होती हैं क्या करते हैं, गुड़िया के साथ मतलब ज़्यादा खेलती हैं, तो गुड़िया का साक्ष्य भी कहाँ से मिला, यहीं से मिला। सुई धागा, अब बताइए सुई धागा यानी कौन सिएंगी भाई, लड़कियां सिएंगी, तो सुई धागे का भी साक्ष्य कहाँ से मिला, यहीं से मिला भाई। उसके बाद अब बात करें तो अलंकृत ईंटों का जो प्रयोग मिला, ये भी कहाँ से मिला, अलंकृत ईंटों का जो प्रयोग मिला। अलंकृत मतलब ईंटों का मतलब क्या है, जो रंगे हुए ईंट हैं दोस्तों, है ना, जो मतलब डिजाइन किए गए ईंट होते हैं, उस पर कुछ डिजाइन किए गए हैं, उसके जो साक्ष्य मिले कहाँ से मिले, यहीं से मिले। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छा, ये एक मात्र बताया था ना, एक मात्र ऐसा स्थान है जो क्या था, दुर्ग रहित था, ठीक है। तो इस कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कहाँ से मिले भाई, ये चनहूदर से मिले। चुनरी, चुनरी से याद कर करेंगे चुनरी। और चुनरी वाला गाना कौन गाते हैं, मजमूदार लोग गाते हैं। और किस नदी किनारे है, सिंधु। अब साधु लोग क्या मांगते हैं, चुनरी मांगते हैं। इसमें समान जो अवशेष मिले, क्या मिले, सौंदर्य प्रसाधन के क्या मिले, अवशेष मिले, ठीक है। तो और इसमें मनका मिला, मिट्टी का बर्तन यानी गुड़िया, गुड़िया मिली, फिर सुई धागे मिले, फिर आपके अलंकृत ईंटें मिले। तो ये सारे साक्ष्य कहाँ से मिल गए भाई, और ये मिल गए आपके चनहूदड़ों से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।